नमस्कार, देश न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रियल एस्टेट की रियलिटी। आज हम कार्यक्रम में बात करेंगे मुंबई की, जहां पर मुंबई में एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धारावी रीडेवलपमेंट का काम गौतम अडानी की कंपनी को मिला है। और अब अडानी ग्रुप ने इस झुग्गी बस्ती के पात्र निवासियों को 350 वर्ग फुट के नए फ्लैट की पेशकश करने का फैसला लिया है। अडानी महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से धारावी का रीडेवलपमेंट कर रहा है और ग्रुप का दावा है कि धारावी में रहने वाले लोगों को दिए जा रहे फ्लैट का साइज राज्य सरकार द्वारा अब तक दिए गए फ्लैट से 17% अधिक है। जहां पर ग्रुप ने एक बयान में कहा है कि नए फ्लैट में किचन और टॉयलेट भी होंगे और इससे पहले अनौपचारिक बस्तियों के निवासियों को 279 लगभग 69 वर्ग फुट के मकान दिए जाते थे। राज्य सरकार ने साल 2018 से उन्हें 315 से 322 वर्ग फुट के मकान देने शुरू किए थे। और दरअसल अडानी ग्रुप को नवंबर 2022 में एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती के पुनर्निर्माण का ठेका मिला था, जिसके लिए ग्रुप की कंपनी धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड यानी कि DRPPL ने इस प्रोजेक्ट की प्लानिंग और डिजाइनिंग के लिए ग्लोबल टीमों को हायर करना शुरू कर दिया है। साथ ही उसने अमेरिका की डिजाइनिंग कंपनी सासा की, ब्रिटेन की कंसल्टेंसी फर्म बुरो हेप्पोल्ड और आर्किटेक्ट हफीज कॉन्ट्रैक्टर के साथ हाथ मिलाया है। जहां पर आपको जानकारी के लिए भी बताते, सासा की और बुरो हेप्पोल्ड अर्बन प्लानिंग और इंजीनियरिंग क्षेत्र की जानी मानी कंपनियां हैं। इसके साथ ही सिंगापुर के विशेषज्ञों को भी प्रोजेक्ट टीम के साथ जोड़ा गया है। आपको ये भी बता दें, नवंबर 2022 में अडानी की रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी अडानी प्रॉपर्टीज ने धारावी के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए सबसे बड़ी बोली लगाई थी। जहां पर बात करें DRPPL महाराष्ट्र सरकार की, तो इसमें अडानी ग्रुप की 80% और महाराष्ट्र सरकार की 20% हिस्सेदारी है। अडानी प्रॉपर्टीज ने इसके लिए 5,069 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। धारावी करीब 600 एकड़ में फैली है और एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी वाली बस्ती है। सासाकी को 70 साल का अनुभव है, जबकि बुरो हप्पोल्ड को क्रिएटिव और वैल्यू ड्रिवन इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन के लिए जाना जाता है। इसी तरह कॉन्ट्रैक्टर को मुंबई में सोशल हाउसिंग एंड स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी प्रोजेक्ट के लिए माना जाता है। इधर DRPPL के प्रवक्ता ने हाल ही में कहा था कि धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट केवल पुनर्विकास योजना नहीं है, हमारा लक्ष्य धारावी में रहने वाले लोगों की क्वालिटी में सुधार लाना है। इसमें कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। इस प्रोजेक्ट के लिए सिंगापुर प्रेरणा का काम करेगा और 1960 के दशक में सिंगापुर की स्थिति भी आज की धारावी की तरह थी, लेकिन आज सिंगापुर भी पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण है। धारावी में लगभग 8.5 लाख से अधिक लोग रहते हैं यहाँ, यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर में 3,54,167 लोग रहते हैं। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें, ये दुनिया की 6ठी सबसे धनी बस्ती है और इसमें गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के लोग रहते हैं। और यहाँ 6,000 से अधिक छोटी और मझोली यूनिट्स काम करती हैं। तो फिलहाल इस पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्ञानेश वर्मा जी, स्टेट हेड लखनऊ से। बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। ज्ञानेश जी, बताइए हमारे दर्शकों को तमाम जानकारी क्या है और धारावी को जो रिकंस्ट्रक्शन का काम दिया गया है, तो कौन कौन सी कंपनियां धारावी का रिकंस्ट्रक्शन करेंगी? मीनाक्षी, बता दूं कि जो सरकार, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो और चाहे वो महाराष्ट्र की सरकार हो, सरकार ये चाहती है कि जो गरीब तबके के लोग हैं, जो जिनको हम उत्तर प्रदेश में EWS बोलते हैं और या तो उमंग या तरंग के नाम से बोला जाता है, ये जो EWS के मकान होते हैं मीनाक्षी, इनको क्या करती है, जो गरीब परिवार जो कि रिक्शा चलाता है, पान की दुकान है, ऐसे लोगों को जो है ये मकान दिए जाते हैं और कहीं ना कहीं मकान दिए जाते हैं ताकि उनको पक्की जो है वो छत दी जा सके। लेकिन इनमें बहुत ही, जो जगह की बात करें तो बहुत ही जगह कम रहती है। इसमें मात्र अगर देखें तो हम लगभग 215 स्क्वायर फीट का होता है। 215 जो कि देखा जाए तो वो सफिशियंट नहीं होता है। तो मीनाक्षी, उनको काम चलाने के लिए और जो ये लोग टीन सेट या पॉलीथीन लगा के रहते हैं, तो सरकार ये चाहती है कि ये जो गरीब तबके
के लोग हैं, गरीब बस्ती के लोग हैं, इनको भी। जैसे हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, आपको थोड़ा जानकारी देना चाहेंगे कि मायावती जो है ऐसी कॉलोनियों में अपनी सरकार जब इनकी आई थी, तो जहाँ पे ऐसे मलिन लोग रहते थे, जो गरीब तबके के लोग रहते थे, उनको पक्का मकान देने का वादा उन्होंने किया था। उसके तहत उन्होंने काफी फ्लैट भी बनाए, और उसमें कहीं न कहीं उसमें देखें तो जो बीच के लोग होते थे, उसमें क्वालिटी से समझौता तो सरकार नहीं चाहती थी, लेकिन जो अधिकारी होते थे उसमें थोड़ी गड़बड़ियाँ हो जाती थी। जी, क्वालिटी का मसाला नहीं लगता था, या अगर हम बात करें तो 215 फीट स्क्वायर फीट में जो है वहाँ कहीं न कहीं उसकी जो है बहुत जगह कम होने की वजह से उसमें जो बाथरूम सही नहीं बन पाता था, किचन नहीं हो पाती थी, तो मात्र हॉल और एक कमरा हो पाता था। लेकिन अब जो है कहीं न कहीं सरकारें जो हैं इसको देखते हुए इसमें थोड़ा-सा बढ़ोतरी किया है। इसमें अगर हम बात करें तो कहीं न कहीं जो पहले ये थे 269 वर्ग फीट के मकान दिए जाते थे, लेकिन अब जो राज्य सरकार की, चाहे वो महाराष्ट्र के हों, चाहे उत्तर प्रदेश के हों, इनमें कहीं न कहीं अगर हम देखें तो इसी को जो 269 वर्ग फुट था, अब इसको इन्होंने बढ़ा के 2018 से इन्होंने बढ़ाया है, और ये 2315 के साथ 322 वर्ग फुट के मकान देने शुरू किए। अब बताऊं कि बहुत सी गवर्नमेंट सक्रिय हैं, गवर्नमेंट के अधिकारी हैं या शासनादेश है, उसमें यह नियम लागू किया गया है, जो चाहे प्राइवेट बिल्डर है, प्राइवेट बिल्डर भी कहीं न कहीं जो वो अपने फ्लैट्स बनाते हैं, उसमें ईडब्ल्यूएस के कुछ लोगों को रहना मानक दिया गया है। अब मैं बताऊं कि उसमें चाहे 10 से 15% लोग जो है उस जगह पे कहीं न कहीं ईडब्ल्यूएस के मकान बनाएंगे, और जो करोड़ों के बिल्डर फ्लैट बेचते हैं उसमें उस कॉलोनी के अंदर ईडब्ल्यूएस के मकान बनाने पड़ेंगे, और इसमें कम से कम 4 से 500 लोगों को वहाँ रहने का अधिकार गवर्नमेंट ने बनाया है। तो इसमें अब जो ये बिल्डर्स होते हैं, जो जमीन के मालिक होते हैं, ये इस चीज को भी ध्यान रखते हुए बना रहे हैं कि अब इसमें हम उमंग तरंग नाम से जो है वो बुक कर रहे हैं, और जो ईडब्ल्यूएस है इसमें गरीब आदमी भी अपना मकान बुक करा सकता है। हालांकि उसकी कीमत हम बताएं मीनाक्षी, तो कहीं न कहीं 10 लाख रुपए होती है, 12 लाख रुपए होती है, या 8 लाख रुपए। और वहीं अगर करोड़ों की बात करें तो जो प्राइवेट व्यक्ति लेता है वो कम से कम 1.5 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ की उस फ्लैट की कीमत होती है, या विला की कीमत होती है। तो उस विला के अंदर चूंकि बहुत बड़े लोग रहते हैं, गवर्नमेंट का ये आदेश होता है, तो गवर्नमेंट ऐसे ऐसे मकानों को, ऐसे फ्लैट को बनाने का अधिकार दिया है। अब लखनऊ के साथ साथ महाराष्ट्र हो या और भी सरकारें हैं, उन्होंने ये सुविधाएं देना, जो आम व्यक्ति है, जो जिसको गरीब हम लोग बोलते हैं ईडब्ल्यूएस, उन व्यक्तियों के लिए भी सरकार ने यह नियम लागू किया है। तो इसके लिए अच्छा भी है मीनाक्षी, कहीं न कहीं जो ऐसे लोग होते हैं उनको पक्की छत, पक्का मकान नहीं मिल पाता था, तो कहीं न कहीं गवर्नमेंट ने स्कीम लाके उन लोगों को लाभान्वित करने का काम किया है, जिससे को ऐसा व्यक्ति जो होता है उसको भी ये जो फ्लैट्स जो बिल्डर्स होते हैं ये उनको भी लाभ देते हैं। लेकिन इनकी कीमत देखें मीनाक्षी, तो कहीं न कहीं थोड़ा-सा उनके लेवल से ज़्यादा ही होती है। तो इसलिए कुछ इनमें भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं, हाई प्रोफाइल के लोग होते हैं, उनके मकानों को वो भी कहीं न कहीं चोरी छुपे इन चीज़ों को जो है वो बुक करा लेते हैं, और फिर वो मकान बहुत से ऐसे होते हैं, चाहे वो गाजियाबाद की हम बात करें, चाहे नोएडा की बात करें, हमने देखा है कि वो मकान जो बड़े लोग हैं वहाँ रहते नहीं है, और उनके मकान खाली पड़े रहते हैं। तो जिनका निश्चित तौर पर उन मकानों का अधिकार है, उनको वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। तो कहीं न कहीं इसमें भी थोड़ा बहुत खेल हो जाता है मीनाक्षी। और हम महाराष्ट्र की बात करेंगे तो जी यानी जी, मैं यहाँ पर एक सवाल ये पूछना चाहूंगी कि अक्सर हम देखते हैं कि जब इन तरीके के क्षेत्रों की रीडेवलपमेंट की बात आती है तो कहीं ना कहीं गुणवत्ता पे सवाल उठता है। तो जो डीआरपीपीएल के जो मतलब पक्ष है, उनकी तरफ से एक बयान आया है प्रवक्ता की तरफ से, उनसे कहा गया है कि जो धारावी का रीडेवलपमेंट होगा, प्रोजेक्ट एक पुनर्विकास योजना है, हमारा लक्ष्य है धारावी के रहने वाले लोगों की क्वालिटी में सुधार करना। तो क्या लगता है इनकी इन बातों से? मीनाक्षी बिल्कुल आप सही कह रहे हो। क्या होता है कि इसमें गवर्नमेंट या जो गवर्नमेंट अगर इस पे पूरी तरीके से अपनी नज़र बनाए तो उससे कहीं, लेकिन कहीं न कहीं क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ जो है वो बिल्डर से नहीं करता है, क्योंकि बिल्डर को ये लगता है कहीं न कहीं, उसको ये लगता है उसमें कहीं न कहीं मिलावट होती है। अगर उसको पूरी पारदर्शिता के साथ में फ्लैट को बनाकर जो उसको ये लगता है कि चलो हम इसको मकान ही दिए दे रहे हैं, फ्लैट ही दे दे रहे हैं इस जगह पर, शायद वो यहाँ पे रहने लायक नहीं है। तो गवर्नमेंट या आपने अडानी की बात की, ये अडानी ग्रुप ने जो झुग्गी बस्ती के पात्र निवासियों को जो
350 वर्ग फुट के जो नए फ्लैट की पेशकश करने का फैसला लिया है अडानी ग्रुप। लेकिन इस ग्रुप में बहुत से ऐसे लोग होते हैं ना जो क्वालिटी में कहीं ना कहीं गिरावट करते हैं, और जो क्वालिटी मिलनी चाहिए मीनाक्षी वो नहीं मिल पाती है। तो इसमें कहीं न कहीं देखिए पारदर्शिता ज़रूर बना के रखनी पड़ेगी अडानी जैसे ग्रुप को, और नहीं तो जो जो ऐसे लोग लेते हैं मकान उनमें कहीं बाद में शिकायतें आती हैं और फिर समस्याएँ होती हैं। अब जैसे हमने बताया कि 269 वर्ग फीट, अब अडानी का कहना है, अडानी कंपनी का कहना है कि ये जो हमने 315 से 322 वर्ग फुट के मकान देने शुरू किए हैं। अब एक्चुअली ये नापा जाए तब हकीकत सामने आती है कि क्या एक्चुअली है, क्योंकि वो जगह हम कभी-कभी हम लोग जाते भी हैं, देखते हैं भी चीज़ों को मुआयना करते हैं, तो उसमें हकीकत में होती नहीं, स्पेस बहुत कम होता है। केवल मात्र सामने ही दरवाजा होता है और जो स्पेस होता है लैट्रिन बाथरूम बहुत छोटा था। पहले ये भी नहीं देते थे, लेकिन अब सरकार ने ये शुरुआत की है। अब अगर अडानी ग्रुप ने 2022 में एशिया की सबसे बड़ी जो झुग्गी झोपड़ी की बात कर रहा है कि इसको पुनर्निर्माण का ठेका मिला है, अब इसके लिए जो कंपनी धारावी है रीडेवलपमेंट के लिए जो प्रोजेक्ट है प्राइवेट लिमिटेड यानी कि DRPPL ने इस प्रोजेक्ट की प्लानिंग और डिजाइनिंग के लिए जो ग्लोबल टीमों को हायर करना शुरू कर दिया। देखिए टीम कहीं न कहीं हाईटेक होती है, लोगों को ये रखते हैं ताकि जो है कहीं न कहीं अच्छे से जो है उस टीम को समझाया जा सके और जो निर्माण हो अच्छे से हो। लेकिन अब देखिए इस बनने के बाद ये तो डिसाइड होगा कि आखिर जो इनको अडानी को काम मिला है वो किस तरीके से इन्होंने ट्रांसपेरेंसी के साथ काम किया है। क्या कहीं EWS को देखते हुए या इस दिमाग में इस चीज को रखते हुए कि ये 269 वर्ग फुट का है और 315 हमने कर दिया, 322 कर दिया है, तो इसमें कोई ना कोई, क्योंकि इसमें मीनाक्षी कहीं ना कहीं जो ऐसे लोग रहते हैं वो जानकार कम होते हैं, उनको मानक भी नहीं पता, उनको पता होता है कि बस हमको एक फ्लैट मिल जाए इस जगह पर, और उसकी कीमत भी कहीं ना कहीं मीनाक्षी जो ऐसे गरीब लोगों से वसूली जाती है वो बहुत कम नहीं होती, कहीं ना कहीं उस कीमत से उसको ज्यादा ही होती है। सपोज करिए आप रुपए और 12 लाख रुपए की मिलती है, 15 लाख रुपए की कीमत है, तो एक रिक्शा चालक या पान की दुकान वाला ये कीमत जल्दी नहीं आता, वो सालों साल किस्त भरता रहता है। तो ये अडानी की प्लानिंग जरूर है, ये महाराष्ट्र सरकार की प्लानिंग है। अब इस पे जो इन्होंने बताया कि इसको लेकर जो डिजाइनिंग कंपनी कर रही सासा की कंपनी है और ब्रिटेन की जो कंसल्टेंसी है फर्म बुरो हैपोल्ड और आर्किटेक्ट हफीज कॉन्ट्रैक्टर के साथ में इसको हाथ मिलाया गया है। जहां पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं मीनाक्षी की सासाकी और बुरो जो है हैपोल्ड है अर्बन प्लानिंग और इंजीनियरिंग क्षेत्र की जानी मानी कंपनियां हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार देखा जाए मीनाक्षी तो इसमें जो बाहर की कंपनियां इन्वॉल्व हो रही तो इसमें गुणवत्ता को कहीं ना कहीं गिरावट कम आने के चांसेस हैं, क्योंकि ऐसी कंपनियां कंप्रोमाइज नहीं करती हैं, चाहे वो बताएं हाईवे के पुल हो और चाहे जब ये तब गड़बड़ियां होती हैं जब लोकल आदमी व्यक्ति किसी को ठेका मिलता है। तो इसमें क्वालिटी से समझौता जो है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है कहती तो जरूर है, लेकिन ठेकेदार हैं वो नहीं मानते, क्योंकि उसमें जो क्वालिटी देना चाहिए वो ठेकेदार या बिल्डर्स या नहीं देते हैं। अब अडानी ग्रुप की बात है तो अडानी ग्रुप ने बाहर से लोगों को हायर किया है और पूरी प्लानिंग कर रहा है, तो ये बनने के बाद ही डिसाइड होगा, क्वालिटी चेक की जाए कि वो कितनी गुणवत्ता के साथ में कितनी मजबूती के साथ में ये जो है प्लानिंग की गई है और इनको बनाया जा रहा है। ठीक है। तो बड़ा सवाल ये भी है ये बड़ा सवाल ये भी है कि ये जो तैयारी है तय समय पर इस प्रोजेक्ट को तैयार करें और जो प्रोजेक्ट तैयार करके जो मालिक हैं उन लोगों को दी जाए। जो इसकी कीमत है अडानी ने बताया 80% और 80 बताइए इसमें अडानी ग्रुप की जो है वो कहीं ना कहीं 80% और जो महाराष्ट्र सरकार की वो 20% हिस्सेदारी है। अब सोचिए गवर्नमेंट का जो लगाएगा वो ठीक है अडानी, लेकिन इसमें जो परसेंटेज है वो कितना अंतर है, 80% अडानी ग्रुप और 20% जो है हिस्सेदारी गवर्नमेंट महाराष्ट्र सरकार की रहेगी। अडानी प्रॉपर्टीज ने इसके लिए लगभग 5069 करोड़ रुपए की बोली भी लगाई है। धारावी करीब 600 एकड़ में फैली हुई है और एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती है। सासाकी को इसको 70 साल का अनुभव भी है। अब मीनाक्षी ये सब चीजें तो इन्होंने अपनी बातों को रखा है, अब डिसाइड करता है कि जो ऐसी प्लानिंग अडानी ने की है, अब अडानी बनाने के बाद ही डिसाइड हो पाएगा कि जो बस्तियां झुग्गी हैं वो कैसी बनती है। जब एक बार धारावी का निर्माण हो जाएगा तब के उसके बाद ही हम जो है वो तमाम जानकारी को देख पाएंगे कि जो कंस्ट्रक्शन हुआ है वो किस आधार पर किया गया, और विशेष करके क्वालिटी की जब बात आती है, गुणवत्ता की जब बात आती है तो अक्सर सवाल उठते हैं। तो अब देखेंगे कि जब कंस्ट्रक्शन होगा उसके बाद क्या नतीजे सामने आते हैं। तो फिलहाल हमारे साथ तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर कि यदि आप हिमालय राज्य उत्तराखंड में ज़मीन लेकर खेती या बागवानी करना चाहते हैं तो आप फिलहाल ऐसा नहीं कर पाएंगे।
दरअसल राज्य के मौजूदा भू कानून को लेकर कुछ दिनों पहले जनता का जमकर विरोध हुआ था। इस भू कानून के विरोध में देहरादून समेत कई जिलों में स्थानीय लोगों और कई समाज सेवी संस्थाओं ने रैली निकाली थी। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नए साल पर भू कानून को लेकर एक बड़ा फैसला किया। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने बाहरी लोगों को राज्य में जमीन देने और खरीदने पर रोक लगा दी। अब आपको बताते हैं कि उत्तराखंड सरकार का आदेश क्या है और क्या वजह है कि जो बाहरी लोग हैं वहां जाकर जमीन खरीदते हैं तो उस पर रोक क्यों लगाई है। तो आपको बता दें, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बाहरी लोगों के उत्तराखंड में जमीन खरीदने पर रोक लगा दी। धामी ने आदेश दिया कि अग्रिम आदेश तक जिलाधिकारी उत्तराखंड से बाहर के व्यक्तियों को कृषि एवं उद्यान के उद्देश्य से भूमि खरीदने की अनुमति नहीं देंगे। यानी कि प्रदेश में बाहरी व्यक्तियों की कृषि एवं उद्यान के उद्देश्य से जमीन खरीदने पर अंतरिम रोक लगा दी गई है। इसके पहले भी मुख्यमंत्री उत्तराखंड से भूमि क्रय से पूर्व खरीदार के भूमि खरीदने के कारण पृष्ठभूमि के सत्यापन के उपरांत ही भूमि क्रय करने के निर्देश दिए थे। बताया जाता है कि सीएम धामी ने बीते दिनों मुख्यमंत्री आवास पर भू कानून को लेकर अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की थी और बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि भू कानून के लिए बनाई गई कमेटी द्वारा बड़े पैमाने पर जन सुनवाई की जाए और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों और विशेषज्ञों की राय ली जाए। जहां पर भू कानून के लिए विकेंद्रीकृत व्यवस्था के लिए गढ़वाल और कुमाऊं कमिश्नर को भी शामिल किया गया था। और एक नजर इस पर भी डाल लेते कि अभी तक क्या व्यवस्था है। और उत्तर प्रदेश जमींदार और भू व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 154 में वर्ष 2004 में किए गए संशोधन के अनुसार ऐसे व्यक्ति जो उत्तराखंड राज्य में 12 सितंबर 2003 से पूर्व अचल संपत्ति के धारक नहीं हैं, उन्हें कृषि और बागवानी के उद्देश्य से भूमि क्रय करने के जिलाधिकारी द्वारा अनुमति प्रदान किए जाने का प्रावधान है। ऐसे में मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेश हित और जनहित में यह निर्णय लिया गया है कि भू कानून समिति की आख्या प्रस्तुत की जाने तक या अग्रिम आदेशों तक जिलाधिकारी उत्तराखंड राज्य से बाहरी व्यक्तियों को कृषि या उद्यान के उद्देश्य से भूमि क्रय करने की अनुमति के प्रस्ताव में अंतिम निर्णय नहीं लेंगे। तो अब आपको बताते हैं कि अब क्या बदलाव होने वाला है। हालांकि इस नए नियम को बदला जा रहा है कि अब मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि समिति द्वारा विशेषज्ञों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों के सुझावों के आधार पर तेजी से ड्राफ्ट बनाया जाए और जब तक ऐसा नहीं हो जाता तब तक प्रदेश में बाहरी व्यक्तियों के कृषि एवं उद्यान के उद्देश्य से जमीन खरीदने पर रोक लगा दी जाए। और आपको जानकारी के लिए ये भी बता दूं एक बार फिर से कि मतलब आपने यदि उत्तराखंड में जमीन खरीदने का मन बनाया है तो फिलहाल इस पर अमल नहीं कर पाएंगे। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।